नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं नए सवालों के साथ। और सवाल यह है कि कौन जीतेगा तेलंगाना। दूसरा सवाल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्या बीजेपी तेलंगाना में कांग्रेस को सत्ता के रेस से रिप्लेस कर पाएगी। सत्ता के रेस का माने यह है कि बहरहाल फिलहाल बीआरएस जो पहले टीआरएस था, केसीआर के चंद्रशेखर राव की पार्टी नंबर 1 पार्टी है और नंबर 2 पार्टी कांग्रेस रही है। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बीजेपी से कम सीटें मिली थी। ये सारे आंकड़े बताएंगे। इसलिए पहला सवाल कि कौन जीतेगा तेलंगाना। दूसरा सवाल कि क्या बीजेपी कांग्रेस को सेकंड पोजीशन से रिप्लेस कर पाएगी। आइए इन्हीं सवालों पर देखते हैं न्यूज के चौधरी तेलंगाना के लिए। सबसे पहले तेलंगाना में 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और परिणाम आएगा बाकी राज्यों के साथ ही 3 दिसंबर को। तेलंगाना विधानसभा में 119 सीटें हैं, जिसमें शेड्यूल कास्ट के लिए 19 सीट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 12 सीट रिजर्व है। मेजॉरिटी के लिए चाहिए 60 सीट, यानी 119 का आधा, तो 60 सीट में सत्ता में कोई भी पार्टी आ जाएगी। कुल वोटर हैं वहां पे 3,17,32,727 और वहां के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, 2014 से ही हैं। और 2014 में जब से तेलंगाना राज्य बना तब से लगातार के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री रहे हैं। अब सवाल है, वहां पे 3 प्लेयर है तेलंगाना में प्रमुख रूप से। हालांकि वैसे कहे तो 4 प्लेयर होगा, बेहतर होगा 4 ही कहना, नहीं तो ओवैसी साहब नाराज हो सकते हैं। पहला बीआरएस भारत राष्ट्र समिति जो पहले टीआरएस था, दूसरा कांग्रेस और तीसरा बीजेपी। पहले काफी कम लिमिटेड उनका क्षेत्र रहा है, अब धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। और चौथा है AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी, हैदराबाद बेस्ड पार्टी है। हैदराबाद से ही वो चुनाव जीतते हैं, लोकसभा 1 सीट और विधानसभा में सामान्यतः AIMIM को 7 सीटें 8 सीटें मिलती हैं, जो मुस्लिम बहुल इलाका है। अब हैदराबाद से परिचित होंगे तो समझ रहे होंगे। अब सवाल है यहां पे कि जानने के बाद 3 पार्टी प्रमुख है। सीएम के कैंडिडेट नेचुरल बीआरएस के चंद्रशेखर राव हैं। कांग्रेस रेवंत रेड्डी जो वहां के स्टेट प्रेसिडेंट रहे हैं वो हैं। और बीजेपी ने सीएम कैंडिडेट की घोषणा अभी की नहीं है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने एक खास इंडिकेशन दिया है कि यदि भाजपा चुनाव जीतती है तो तेलंगाना का मुख्यमंत्री बैकवर्ड कम्युनिटी से होगा, जिसको लेके कांग्रेस में अफरा तफरी मची हुई है और राहुल गांधी ने उस पर कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है। तो कहने का मतलब है कि ये हम इस मुद्दे पर बाद में आएंगे। पहले हम आते हैं कि जो कास्ट का फैक्टर है, कास्ट फैक्टर क्या कहता है वहां पर, और आंकड़े जिसके आधार पर
हम आपको बताएंगे कि जीतेगा कौन, ये हम उसके बाद। अब चलते हैं, देखते हैं कास्ट फैक्टर कहता क्या है। अब देखिए, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव बेलेमा जाति से आते हैं, जिसकी आबादी तकरीबन तेलंगाना में 2 से 3% है। रेवंत रेड्डी, रेड्डी कम्युनिटी, जो तेलंगाना में बहुत ही लैंडलॉर्ड कम्युनिटी में आता है, बड़ा ही समृद्ध कम्युनिटी है। हालांकि उसकी भी आबादी तकरीबन 8-9% के आसपास है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जाति वहां पे इस बार कुछ करिश्मा कर सकती है। तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कापू माने बैकवर्ड कम्युनिटी। अब बैकवर्ड कम्युनिटी तेलंगाना में लगभग 52 से 55% है। अब अंदाज लगाइए, मैंने जैसे आपसे कहा 3 करोड़ 18 लाख के आसपास वोटर है। अब उसमें सोचिए लगभग 1 करोड़ 60 लाख 70 लाख आबादी बैकवर्ड कम्युनिटी का है। यानी यदि बैकवर्ड कम्युनिटी ने एक पोजीशन ले लिया तो ये 9%, 3% क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। अब देखिए नेता कौन है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के लिए उन्होंने बड़ा सेक्रीफाइस किया है। आज की तारीख में तेलंगाना में सचमुच सच्चे अर्थों में यदि नंबर 1 नेता कोई है तो चंद्रशेखर राव है। आप उनसे असहमत हो सकते हैं, सहमत हो सकते हैं, यह तो अलग बात है, लेकिन उनकी अहमियत है। और तेलंगाना राज्य के निर्माण के लिए उन्होंने बड़ा लड़ा है, आंदोलन किया है, भूख हड़ताल किया है, आमरण अनशन किया है, कांग्रेस से राजनीति शुरू किया, टीडीपी में गए, टीडीपी को छोड़ा, फिर कांग्रेस में गए, फिर कांग्रेस को छोड़ा, फिर टीडीपी में आए। और जब आमरण अनशन किया 2009 में, तो उसके बाद 11 दिन के बाद यह घोषणा की गई कांग्रेस की सरकार यानी यूपीए की सरकार के द्वारा कि तेलंगाना राज्य बनेगा। तो कहने का मतलब कि उनका अपना एक है, भले उनकी जाति की संख्या कम है, लेकिन तेलंगाना सेंटीमेंट को लेके आप के चंद्रशेखर राव को नकार नहीं सकते हैं। अब रही बात कांग्रेस की, आते हैं। कांग्रेस के साथ हमेशा से रेड्डी कम्युनिटी का समर्थन रहा है, लेकिन कांग्रेस पिछड़ वहां गई जब आंध्र प्रदेश का बंटवारा होने की बात हुई या तेलंगाना का डिमांड हो रहा था। तो कांग्रेस ना लुका छिपी करने में बड़ा लगा हुआ था। चिदंबरम साहब आपको याद होगा, यूपीए की सरकार में कभी कुछ बोलते थे, कभी कुछ बोलते थे, कभी चंद्रशेखर राव को कह दिए कि आप कांग्रेस के साथ आइए, आ गए, बाद में पता चला कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, वो छोड़कर चले गए, टीडीपी के साथ चले गए। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह से जो वहां का रेड्डी कम्युनिटी है, जनरली कहा जाता है कि कांग्रेस के साथ रहा है। और जो कांग्रेस के नेता हैं रेवंत रेड्डी, वो रेड्डी कम्युनिटी से आते हैं। अब देखिए तीसरा, कापू। अब कापू के बारे में है मुन्नूरू कापू। मुन्नूरू कापू जो बैकवर्ड कम्युनिटी है, जिसकी आबादी 55% आसपास मान लीजिए। जानते हैं उनके नेता कौन है बैकवर्ड कम्युनिटी के? बैकवर्ड कम्युनिटी के नेता हैं बांदी संजय कुमार, जिनका नाम आप जानते होंगे, जो भाजपा के स्टेट प्रेसिडेंट थे, जिन्हें जुलाई में बदल दिया गया और जी किशन रेड्डी को बनाया गया। नंबर 1। नंबर 2, डॉक्टर के लक्ष्मण, जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, और संजय कुमार लोकसभा एमपी हैं, और डॉक्टर लक्ष्मण राज्यसभा एमपी हैं, ओबीसी मोर्चा के भाजपा के अध्यक्ष हैं। डी अरविंद निजामाबाद से लोकसभा एमपी हैं, वो भी बैकवर्ड कम्युनिटी से हैं, बीजेपी के नेता हैं, और उन्होंने वो जाइंट किलर हैं, उन्होंने के चंद्रशेखर राव की लड़की के कविता को निजामाबाद से बुरी तरह पराजित किया था। तो कहने का मतलब है कि बीजेपी के पास बांदी संजय कुमार, डॉक्टर के लक्ष्मण,
डी अरविंद, ये सारे के सारे बैकवर्ड कम्युनिटी के नेता हैं। अब सवाल उठता है कि यदि ऐसा है तो आखिर बांदी संजय कुमार को बदला क्यों गया भाजपा के द्वारा? इसमें कुछ राजनीति होगी जिसकी वजह से बदला गया, क्योंकि बांदी संजय कुमार ने पूरे तेलंगाना में जिस तरह से राजनीति करना शुरू किए थे, आप उनसे सहमत हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक बज तक खड़ा कर दिया था पूरे तेलंगाना में। लगता यह था कि एक तरफ चंद्रशेखर राव हैं तो दूसरे तरफ बांदी संजय कुमार हैं। अब बांदी संजय कुमार का बैकग्राउंड जो है आरएसएस का रहा है, वो संघ में रहे हैं, उन्होंने काफी संघ के लिए काम किया है और उनमें एक जज्बा भी है, युवा भी है। तो लोगों को बड़ा अजीब लगा कि इनको बदला क्यों गया। अब बनाया किसको गया? जी किशन रेड्डी, जो केंद्रीय मंत्री हैं, और किशन रेड्डी कम्युनिटी से आते हैं। तो कुल मिला के टीआरएस, बेलेमा कम्युनिटी, बीआरएस के नेता के चंद्रशेखर राव, रेवंत रेड्डी कम्युनिटी से आते हैं। अब बैकवर्ड कम्युनिटी से जैसा मैंने कहा संजय कुमार, डॉक्टर लक्ष्मण, डी अरविंद। अब यहां पर यह है कि के चंद्रशेखर राव तो सीएम होंगे जीतने के बाद, फिर से लगातार जदयू जीतते हैं तो हैट्रिक बनाएंगे, यह भी एक सवाल है, चांस है। दूसरा, कांग्रेस यदि जीतती है तो रेवंत रेड्डी बनेंगे, और यदि भाजपा जीतती है तो क्या होगा? यदि जीतती है तो, हालांकि जैसा मैंने कहा बीसी सीएम कैंडिडेट की घोषणा तो कर चुके हैं, लेकिन वो कौन होगा? वो संजय होंगे, लक्ष्मण होंगे, अरविंद होंगे, ये अभी घोषणा नहीं हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि जातिगत कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखेंगे तो एडवांटेज भाजपा ने बनाने का प्रयास किया है। जी किशन रेड्डी आते हैं रेड्डी कम्युनिटी से, डी संजय कुमार जैसे मैंने बताया कापू से। तो नेचुरल है कि इशारा दोनों तरफ है, दोनों तरफ को पाटने का प्रयास किया जा रहा है। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि के चंद्रशेखर राव ने तकरीबन 40 सीट दिया है। किसको? अब देखेंगे कापू को, नहीं रेड्डी को, और बेलेमा को दिया है 11, और बैकवर्ड कम्युनिटी को सिर्फ 22 सीट दिया है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि बैकवर्ड कम्युनिटी में कुछ डिसेंचमेंट होता है कांग्रेस को लेके या टीआरएस बीआरएस को लेके, तो निश्चित रूप से वो फायदा बीजेपी को हो सकता है। तो ये तो है जाति का कि बैकवर्ड कम्युनिटी डिसाइड करेगा, कुछ करिश्मा कर सकता है तेलंगाना में, तैयार रहिए यदि कुछ हुआ उठापटक तो। ये ध्यान में रखना है, ये मैं बात आपसे साझा करना चाह रहा था कि कास्ट जो है तेलंगाना में, हालांकि हर राज्य में कास्ट बड़ा मैटर करता है, लेकिन अब की बार तेलंगाना में ये कुछ खेल कर सकता है। अब आते हैं आंकड़ों पर, जिस आधार पर हम आपको बताएंगे कि जीत कौन रहा है। अब देखिए 2014 के विधानसभा चुनाव में पहली बार चुनाव हुआ तेलंगाना बनने के बाद, बीआरएस को, चंद्रशेखर राव को 63 सीटें मिली थी 119 में। कांग्रेस को मिला था 21। कोई कांग्रेस का मैंने पहले बताया, वो तेलंगाना को लेके, आंध्रा को लेके जो भी था। टीडीपी को मिला था 15, एआईएमआईएम को 7 मिला था, जो मैं अक्सर होता रहता है। भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी को 2014 में 5 सीटें मिली, और वाईएसआरसीपी को 3, और अन्य बाकी अन्य में गया। 2014 विधानसभा चुनाव और लोकसभा का रिजल्ट देखिए क्या हुआ। लोकसभा में 17 सीट है तेलंगाना में, जिसमें 2014 के चुनाव में 11 सीट मिला बीआरएस को, चंद्रशेखर राव को। कांग्रेस को मिला 2, टीडीपी को 1, बीजेपी को 1, वाईएसआरसीपी को 1, एआईएमआईएम को 1, यानी ओवैसी साहब ने चुनाव जीता। यह हो गया 17 का 2014 विधानसभा और 2014 लोकसभा। अब आते हैं 2018 पर, जब दूसरी बार, हालांकि चंद्रशेखर राव ने, समय था मई जून का, 2019 में चुनाव होता विधानसभा का, लेकिन उन्होंने पहले ही करा लिया
2018 दिसंबर में, इसलिए अभी नवंबर दिसंबर में चुनाव हो रहा है। अब देखिए 2018 में क्या हुआ कि बीआरएस को, चंद्रशेखर राव को 88 सीट मिलता है, भारी इजाफा होता है। 63 से सीधे 88, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, तेलंगाना सेंटीमेंट, नो अपोजिशन। कांग्रेस धाराशायी हो चुकी थी, भाजपा की उतनी स्थिति नहीं थी, मुस्लिम फैक्टर जो था, एम फैक्टर, वो चंद्रशेखर राव के साथ था। तो जो आबादी है मुसलमानों की वहां पर, उसका यदि आप देखेंगे तकरीबन 13% कुल मिलाकर टीआरएस के साथ रहा है, चूंकि ओवैसी साहब डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनके साथ रहे हैं। अब देखिए 2018 में 88 सीट बीआरएस को मिला, कांग्रेस को मिलता है 19, एमआईएम को मिलता है 7, टीडीपी को 2 और बीजेपी को 5 से घट के हो जाता है 1, भारी नुकसान। लेकिन यह है 2018 विधानसभा का। अब देखिए खेल कहां होता है, आगे देखिए 2018 यही नवंबर दिसंबर में चुनाव होता है, 88 सीट मिलता है चंद्रशेखर राव के, और ठीक 3 महीने बाद जब चुनाव होता है लोकसभा का 2019 में, उसका खेल कुछ और है। बीआरएस को मिलता है 17 में से 9 सीट, यानी 2 सीटों का भारी नुकसान। नंबर 2 की पार्टी बन जाती है कौन, बीजेपी, यानी 4 लोकसभा सीट। जैसा मैंने आपको बताया, 1 सीट तो चंद्रशेखर राव वो लूज किए जो उनकी बेटी भी ये चुनाव हार गई, डी अरविंद ने उनको हरा दिया चुनाव निजामाबाद से। अब कांग्रेस चली गई तीसरे नंबर पे 3 सीटों के साथ, और ओवैसी साहब ने 1 सीट जीता, जो हमेशा जीते हैं। तो ये तो हुआ जो 2019 का जो रिजल्ट आया, उसने एक ऐसा इंडिकेशन दिया, एक ऐसी राजनीतिक इंडिकेशन दिया कि भाजपा का इमरजेंस। अब देखिए वोटों का प्रतिशत, उससे आपको आइडिया लगेगा। 2014 विधानसभा और लोकसभा की तुलना करेंगे तो सबसे बड़ा गेनर है वोटों के मामले में बीजेपी, यानी 2014 विधानसभा में बीजेपी को मिलता है 7.1%, और लोकसभा में बढ़ के हो जाता है 10.5%, यानी तकरीबन 3.5% का भारी इजाफा। बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा स्विंग अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और उसके बाद देखेंगे यदि गेन किसी को हुआ, थोड़ा सा गेन, तो चंद्रशेखर राव को होता है 0.6% का, मतलब 1 से भी कम, लेकिन बढ़ोतरी है। और यदि आप 2018 के और 19 के आंकड़ों को देखते हैं तो विधानसभा 2018 और लोकसभा 2019, अब देखिए यहां पर क्या होता है, सबसे बड़ा फायदा भाजपा को होता है। यानी 2018 विधानसभा चुनाव में 7.1 और सीधे लोकसभा चुनाव 2019 में बढ़ के हो जाता है 19.7, यानी 12.6% का इजाफा। बाकी सबका घटता है, कांग्रेस का लगभग 1.1% वोट घटता है, और के चंद्रशेखर राव का 0.3 बढ़ता है। यानी उसका हेडलाइन यही बनता है कि भाजपा ने पहली बार तेलंगाना में 4 सीट जीता। अब वोटों का फीसदी यानी डबल से भी ज्यादा, और वहीं से यह होने लगा कि क्या तेलंगाना भाजपा के लिए कर्नाटक के बाद दूसरा राज्य बनेगा। और उसके बाद जब हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होता है तो आप याद करेंगे बीजेपी के सारे बड़े नेता प्रचार में वहां पहुंच गए, और कारण वही था लोकसभा चुनाव परिणाम का वोटों का फीसदी, और उन्हें परिणाम मिला भी सकारात्मक। और इसलिए कहते हैं कि राजनीति में कभी कभी खेल ऐसा होता है। और यदि तीनों पार्टी जो मैंने कहा आपसे, उनका वोटों का फीसदी देखेंगे, अब जैसे देखिए बीजेपी का 2014 दोहरा राव में असेंबली 7.1, 2014 लोकसभा 10.5, 2018 असेंबली घट जाता है 7.1, और 2019 19.7। और चंद्रशेखर राव की पार्टी को तो लगभग 34% 2014 में भी मिलता है, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, और 2018-19 में उनका फीसदी जो है वोटों का 47% से ऊपर, यानी 48 के आसपास होता है।
भाजपा का यदि एवरेज निकालें तो 11% बनता है चारों चुनाव का, और बीआरएस का 41%, कांग्रेस का 27%। तो कायदे से यदि आप हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करें तो अभी भी तेलंगाना में नंबर 1 की पार्टी बीआरएस है, यानी चंद्रशेखर राव लीड कर रहे हैं। नंबर 2 पार्टी कांग्रेस लग रहा है। आंकड़े जैसे कह रहे हैं, भले लोकसभा का परिणाम में बीजेपी को बहुत फायदा हुआ, लेकिन वोटों का फीसदी आप देखेंगे 2019 के भी लोकसभा में तो बीजेपी को भले मिला 19.7, लेकिन कुल यदि देखेंगे तो कांग्रेस को मिला 29.8, यानी क्लियर कट पार्टी नंबर 2 पे कांग्रेस ही रही है तेलंगाना में। अब सवाल यह है कि आंकड़े कहते क्या हैं। अब देखिए, आंकड़े ये कहते हैं कि बीजेपी का स्विंग ऊपर जा रहा है, लेकिन क्या बीजेपी का स्विंग तेलंगाना में तख्ता पलट देगा? क्या वो बीआरएस को पराजित कर देगा, तीसरे नंबर की पार्टी? हमें थोड़ा इसमें संदेह है, क्योंकि मेरा अनुमान यह कहता है और बीजेपी का मानना भी यही होगा कि जैसा मेरा सवाल है कि क्या बीजेपी कांग्रेस को सत्ता के रेस से रिप्लेस कर पाएगी, अर्थात कि यदि बीजेपी तेलंगाना में भले बीआरएस को नहीं पराजित कर पाती है, चंद्रशेखर राव चुनाव फिर से जीत जाते हैं, जिसकी संभावना ज्यादा है, नंबर 2 पार्टी बन जाना भी भाजपा के लिए बहुत बड़ी जीत होगी, ऐसा मेरा मानना है। और कांग्रेस के लिए वो बहुत बड़ी हार होगी कि वो नंबर 2 से नंबर 3 पे पहुंच गई, जैसा कि लोकसभा चुनाव में हुआ। लेकिन ये बहुत बड़ा अनुमान है, बहुत बड़ा स्पेक्युलेशन है। तो नंबर 1 मेरा अनुमान है आंकड़ों के आधार पर कि बीआरएस के चंद्रशेखर राव क्लियर कट इंडिकेशन, और आप ऐसा समझें कि एडवांटेज, विनिंग एडवांटेज के चंद्रशेखर राव को जाता है हमारे अनुमान के हिसाब से, यानी के चंद्रशेखर राव हैट्रिक बनाएंगे। क्लियर कट हमें ऐसा लग रहा है, यह मेरा अनुमान है। नंबर 2 की पार्टी कांग्रेस क्या नंबर 2 पोजीशन बचा पाएगी? आंकड़े तो कहते हैं, लेकिन यदि कुछ उलटफेर होता है तो वहां पर बीजेपी कांग्रेस को टक्कर दे सकती है, क्योंकि जो कास्ट का जो हम आपसे ब्यौरा साझा किए हैं, कास्ट कॉम्बिनेशन चंद्रशेखर राव के साथ ओवरऑल एडवांटेज है। लेकिन यदि वैसे कास्ट कॉम्बिनेशन देखें, संजय कुमार, बांदी संजय कुमार कापू से हैं, किशन रेड्डी रेड्डी से हैं, और यदि यह फॉर्मूला क्लिक किया, क्योंकि याद करिएगा, एक मार्के की बात बोल रहा हूं मैं, कल्याण सिंह फॉर्मूला यही है। जब भाजपा को लगा कि अपर कास्ट से काम नहीं चलेगा तो उन्होंने एक नया तर्कस निकाला, ओबीसी फॉर्मूला, कल्याण सिंह मॉडल। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह का आगमन भाजपा के लिए वो सत्ता का गेट खोलता है। और उसी फॉर्मूला को मध्य प्रदेश में लागू किया गया, शिवराज सिंह हो चाहे उमा भारती हो। और वही यदि यहां भी हुआ, जैसा कि अमित शाह ने घोषणा भी कर दी है कि यदि भाजपा जीतती है तो बीसी कम्युनिटी यानी बैकवर्ड कम्युनिटी का चीफ मिनिस्टर होगा। और यदि यह बात 55% लोगों के जहन में गया, तब तो जो मेरा अनुमान है वो अनुमान भी अनुमान ही रह जाएगा। बिल्कुल वो त्रिपुरा की स्थिति हो जाएगी। जब त्रिपुरा में पहली बार चुनाव हुआ 5 साल पहले, तो किसी को अंदाज नहीं था कि भाजपा सत्ता में आ रही है। लेफ्ट और कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाला, जहां पर 1-2 सीट भी नहीं मिलता था भाजपा को, वहां पर भाजपा भारी भरकम नंबर के साथ सत्ता में आ गई थी। राजनीति में ऐसा भी होता है और ऐसा भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए मेरा अनुमान यही है कि चंद्रशेखर राव
हैट्रिक बना सकते हैं। मेरा अनुमान यही है, यदि भाजपा कांग्रेस को परास्त कर पाती है और यदि कास्ट कॉम्बिनेशन क्लिक करता है तो भाजपा तेलंगाना में कुछ भी कर सकती है, तख्ता भी पलट सकती है, और वो जनता के वोटों पर आधारित है कि होता क्या है। लेकिन आखिर में हम अक्सर कहते हैं कि ये हमारा अनुमान है, परिणाम नहीं है। परिणाम के लिए इंतजार करना पड़ेगा 3 दिसंबर का, जब बैलेट बॉक्स बताएगा कि कौन जीता तेलंगाना, भाजपा ने कांग्रेस को रिप्लेस किया या क्या किया। ये सब कुछ के लिए इंतजार करना पड़ेगा 3 दिसंबर को, जब हम आपको बताएंगे कि जीता कौन तेलंगाना। आखिर में आपसे विनती है, आपसे अनुरोध है, आपसे आग्रह है कि हमारे YouTube चैनल @न्यूज के चौधरी को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे ऐसे ही मिलते रहेंगे, आपसे ऐसे ही जानकारी साझा करते रहेंगे। और एक बात और, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है, इसे आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, और यदि अपनी बात रखना चाहते हैं तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अपनी बात कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिए। आप हमसे सहमत हैं, असहमत हैं, जो भी हैं, दोनों बात हमारे लिए उतना ही आदर रखता है जितना वो सहमति हो या असहमति हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।